जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम में से बहुत से लोग सपने देखते हैं और उन बहुत से लोगों में से कुछ लोग उन सपनों को जी लेते हैं, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं दूसरे की ऐशो आराम को, उनके जीवन को, उनकी लाइफ स्टाइल को, और लगता है कि हमें भी ये अचीव करना है और हम उसे पाने में लगते हैं, कोशिश करते हैं। उसमें से कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, वो कुछ लोग शायद 1% या 2% या 1.5% हो गए, मुझे परसेंटेज पे भी नहीं जाते, सफल हो जाते हैं, पा लेते हैं। लेकिन बाकी जो 98, 99, 95 XYZ परसेंटेज है वो नहीं सफल। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। सब कुछ भाग्य पर ही तो नहीं निर्भर होगा। नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। लीडर्स टॉक में आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो बहुत ही युवा है और उन्होंने 2002 में एक अपने पैतृक व्यवसाय में कदम रखा। जब वो पैतृक व्यवसाय यानी कि जो पेरेंट्स का बिजनेस था उसमें जब उन्होंने कदम रखा तो उस बिजनेस की टर्नओवर महज 1 करोड़ रुपए की। लेकिन आज 2024 में वो यानी कि सचिन के मित्तल जो शहरी ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो और उनके छोटे भाई दोनों ने मिलकर 2024 में 100 करोड़ रुपए का पहुंचा दिया, यानी कि 100 गुना, 20 साल, 22 साल। तो यहां तक पहुंचने के पीछे उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए और जब यहां तक पहुंचे तो क्या, जब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब क्या उनके दिमाग में ये विजन था कि यह बिजनेस मैं 100 करोड़ तक लेके जाऊंगा, या अपने आप हो गया, घर बैठे बैठे हो गया, बिस्तर पर लेटे लेटे हो गया, या व्हाट्सएप पे रील देखते देखते हो गया? यही सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे सचिन के मित्तल से। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सचिन जी, पहले ये बताएं कि भाई ये जो शहरी ग्रुप का बिजनेस है 1 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचा 2022 में। मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में कहा ना, मतलब अभी कि रील देखते देखते हो गया, वो इसलिए कह दिया क्योंकि आजकल का युवा ना रील पे तो ज़्यादा ही फोकस करता है, सारा समय वही लगाता है। तो आपने इस 100 गुना का जो अचीवमेंट किया, ये कैसे हुआ? पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर आगे चलते। देखिए गौतम जी, किसी भी अचीवमेंट के पीछे बहुत सारी चीज़ों का साथ होता है। जैसे सबसे पहला साथ मैं कहूँ तो मेरे पिताजी का है, मेरी फैमिली का है, क्योंकि उन्होंने हमें एक इतना अच्छा बेस बना करके दिया कि जिस बेस को हमने आगे बढ़ाने के लिए हमारे पिताजी के नाम का, नेम एंड फेम, जो हमारे पिताजी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, तैयार करके हमें जो परोसा है और उसको हमने आगे बढ़ाया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। क्योंकि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे और जिसको हमने आगे बढ़ाया है, उस प्लेटफॉर्म में हमारे पिताजी का नाम, जो उन्होंने पीछे संघर्ष किया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे पिताजी का आज तक भी इस बिजनेस के अंदर हमारे पिताजी का ही नाम चलता है। बिल्कुल, उनका नाम चलता है। तो सचिन जी, लेकिन कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 100 करोड़? तो मैं ये समझना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था तो उस दौरान आपके पिताजी किस तरह का काम करते थे, और ये जो आज शहरी ग्रुप बन के खड़ा हुआ है, उस समय क्या स्थिति? देखिए गौतम जी, उस समय सन 2002 की अगर मैं बात करूं, जब मैंने और मेरे ब्रदर ने अपने पिताजी के साथ लग के टेक ओवर किया था, तब उस समय हमारे पिताजी इसको अनऑर्गेनाइज वे में करते थे, जैसे कि ट्रेडिशनल वे में होता था पहले बिजनेस। तो मैंने और मेरे भाई ने, जब हम लोगों ने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद 1-1 साल के गैप में हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो समय के साथ साथ हम लोगों ने जैसे जैसे अनुभव किया, मार्केट स्टडी की, और हमने उसको उसी के अनुसार वो सब चेंजेस उसको करने में लगाया। उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस किस तरीके से करना है, हमारा व्यापार कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब पैरामीटर्स हम लोगों ने लिए और उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हम लोगों ने कदम उठाते रहे। हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन किया, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया, तब जा करके हमें ये धीरे धीरे अचीवमेंट्स 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को अचीवमेंट मिलनी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, जब आप प्लान करते हैं और अगर उसे एग्जीक्यूट ना करें तो कागजों पे प्लानिंग तो आपको कोई रिजल्ट देती नहीं। तो सचिन, आप ये भी बताओ कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि
प्लानिंग नहीं किया पहले और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन क्या ये जो आपके ब्रांड है वो ब्रांड तब थे या नहीं थे, या उन ब्रांड को आपने लॉन्च किया? नहीं गौतम जी, उस समय हमारा कोई ब्रांड नहीं था, सिर्फ हमारा टैग नेम था शहरी वाले। अच्छा। जो हम शहरी हमारे गांव का नाम है, हम बिलोंग करते हैं शहरी से, तो हम लोगों का टैग नेम है शहरी वाले। हमारे समाज में हम लोगों को शहरी वालों के नाम से जाना जाता है। तो उस समय हमारा ब्रांड कोई नहीं था, पर हमने आने के बाद मैंने और मेरे ब्रदर ने और अपने पिताजी के सुपरविज़न में जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो किया, ब्रांडिंग की तरफ हम गए, तो तब हम लोगों ने जैसे जैसे नेसेसिटी रही, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती रही, हम लोगों ने ब्रांड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आपको क्यों लगा कि हमें कोई ब्रांड नेम निकालना है? ये इसके पीछे जो आपका कहते हैं ना सोच कहाँ से डेवलप? ये देखिए गौतम जी, हम लोग जैसे मार्केट स्टडी करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, उस समय पे जैसे मैं मार्केटिंग करता था, मैं लोकल मार्केट में, हम लोगों का बहादुरगढ़ ओरिजिन है, मैं बहादुरगढ़ में अपने डैडी के साथ पहले जाता था, उसके बाद डैडी ने जाना छोड़ा, मैंने मार्केटिंग शुरू की। तो मार्केटिंग शुरू करने के बाद जब मार्केटिंग हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर क्या मांगता है, एंड कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो सब एनालाइज करने के बाद जब हमने देखा कि कस्टमर रिक्वायरमेंट ब्रांड्स की है, उसे बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें चाहिए, ब्रांड में चाहिए, पैकेजिंग अच्छी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को एनालाइज किया, उस पर वर्किंग की, प्लान किया, देन हमने उसको एग्जीक्यूट किया। अब ब्रांड नेम की बात आती है तो उस समय इतना टैलेंट नहीं था, तो हम लोगों ने जब इसको ब्रांड नेम को रजिस्टर कराने के लिए बात की अपने लीगल हियर से, तो उस समय हम लोगों ने कम से कम 50 नेम्स जो थे वो शॉर्ट किए कि इसमें से हम लोग कोई एक ब्रांड नेम अपना बनाएंगे, पर हमने देखा कि 50 के 50 ब्रांड नेम सब रिजेक्ट हो गए। तो अब देखा कि अब ब्रांड नेम क्या बनाया जाए, तो फिर बात हुई, देखा घर में बात हुई, तो हमारा टैग नेम शहरी है, हमसे अपने गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये नाम बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने जब सर्च किया तो वो नेम हमें मिल गया और हमने उस नेम को आगे बढ़ाया। तो शहरी हमारा सबसे मेजर ब्रांड है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे मार्केट की डिमांड आई, हम लोगों ने ब्रांड्स पे एक वर्क किया और ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करते चले गए अलग अलग कमोडिटीज़ के अंदर। ऑयल के अंदर हैं हम लोग, और ऑयल में भी अलग अलग कमोडिटी के अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो सचिन, जैसे आपका जो मेजर चंक है जिस रेवेन्यू का, वो कौन से प्रोडक्ट से आता है? देखिए गौतम जी, आज बात करें तो उसमें मेजर चंक में हम 50-50 में आते हैं, 50 येलो हार्ट में और 50 रेस्ट ऑफ द अदर में। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हम लोग येलो में तो मैक्सिमम 5 to 10% में थे, 5 to 10% में। रेस्ट ऑफ द हमारा आता था, मस्टर्ड ऑयल आता था, वो शहरी ब्रांड से हमने जो इंट्रोड्यूस किया था वो करते थे। पर हमने जो अब मार्केट डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट को एनालाइज हम लोगों ने टाइम टू टाइम किया कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज किया है, वही सब इंट्रोड्यूस हम लोगों ने। तो यानी कि जो येलो हार्ट, येलो मस्टर्ड ऑयल, जी ठीक है, तो ये आपके रेवेन्यू में 50% कंट्रीब्यूशन देता है। आज के रेवेन्यू में 50% रेवेन्यू देता है। आपको क्यों लगा कि हमें ये येलो मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत है, या उसमें वैक्यूम है, या उसमें गैप है कि अगर मैं इस पे फोकस करूं तो ज़्यादा मैं बिजनेस कर सकता हूं, कच्ची घानी पे क्यों नहीं, या किसी और प्रोडक्ट पे क्यों नहीं? देखिए क्या है गौतम जी, आज हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पर हम लोग एथिकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से हम लोगों को यही संस्कार दिए गए हैं कि हमें एथिकल बिजनेस करना है, और एथिकल बिजनेस में भी अगर हम समाज की कोई भी सेवा किसी भी रूप में कर पाएँ तो वो हमारा मोटिव रहता है सबसे पहला। तो उस दौरान जब हम मार्केटिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि येलो मस्टर्ड, उस पर हमने फिर उसके बाद रिसर्च करना शुरू किया कि येलो मस्टर्ड का एक पर्टिकुलर यूजेस होता था, ऑयल का बहुत कम होता था, पर मुझे जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट एक ओके हो जाना, एक क्लिक के बाद कुछ चीज़ पसंद आ जाना, तो मुझे पसंद आई वो चीज़, मैंने उसको उठाया, देखा, उसको टेस्ट किया, उसको चेक किया, उस पर रिसर्च की। अब रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो मैंने उस पर बेसिक रिसर्च की उसकी सीड पे, कि सीड कौन सा येलो मस्टर्ड में खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिससे ऑयल प्रिक्योर करेंगे, ऑयल का बेस है सीड। अगर सीड ही आपने अच्छा प्रिक्योर नहीं किया तो आप ऑयल अच्छा दे ही नहीं सकते। तब हमने इसकी रिसर्च की और हमने पाया कि ट्रेडिशनल सीड ही सबसे बेस्ट सीड है, जिसका आज तक हम सिर्फ ट्रेडिशनल सीड का ही ऑयल निकालते आ रहे हैं और अपने ब्रांड में सिर्फ ट्रेडिशनल सीड का ही काम करते हैं। सचिन,
आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र आज 41। 41 साल। 41 वर्ष की उम्र में ये जो एक 100 करोड़ क्लब एक तरह से कह लें, उसमें आप पहुंचे हैं और खुद ही पहुंचे हैं। भाइयों की मदद के यानी दोनों लोगों ने साथ काम किया। ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट पीछे था, बट क्योंकि 1 CR to 100 CR पहुंचना वो एक अपने आप में बड़ी बात है, ये बड़ा अचीवमेंट है। तो इस स्टेज पे पहुंच के आप लगेगा नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये अब आपको जो 100 CR पे हैं, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, बर्डन लगता है, या सेंस ऑफ अचीवमेंट है? देखिए गौतम जी, सेंस ऑफ अचीवमेंट तो आती ही आती है, नो डाउट, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था जब हम अनऑर्गेनाइज थे, जब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज फेज में हम लोगों ने कदम रखा था, तो कभी नहीं सोचा था कि 100 CR तक हम लोग आज पहुंच जाएंगे। मेरा मोटिव इतना बड़ा नहीं था, नेवर, उतना बड़ा नहीं था उस समय पे। हाँ, जैसे जैसे हम लोगों ने अचीवमेंट प्राप्त करनी शुरू की, अचीवमेंट मिलती गई, हम लोगों ने अपना मोटिव सेट किया, 1 CR से 2 CR, 2 CR से 5 CR, 5 CR से 10 CR, 10 CR से, मतलब ग्रेजुअली हम लोग बढ़ते गए। एक फेज़ को कवर किया तो दूसरे फेज़ की तरफ देखना शुरू किया और हम लोग ग्रेजुअली बढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। तो मेरा मोटिव कभी नहीं रहा था इनिशियली कि मैं 100 करोड़ की टर्नओवर पे आऊँगा। और मैं अगर आज बताऊँ आपको कि हाँ ठीक है, हम लोग लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई थी, बोर्ड मीटिंग, उसमें हम लोगों ने तय किया था कि आने वाले 5 साल में क्या अचीव करना है। तो आज लगता है कि 100 CR से हम लोगों का जो टारगेट अभी अचीवमेंट का है 5 ईयर में, वो 1000 CR का है। तो डेफिनेटली वो हम अचीव करेंगे और हमारा टारगेट है 5 ईयर्स का, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको 5 ईयर्स से पहले ही हम अचीव कर लें, पहले ही अचीव करें। जी, अगर हम बात करें जैसे 50% आपका जो मार्केट शेयर है इसका आपकी कंपनी का रेवेन्यू में, तो येलो मस्टर्ड है, ठीक है, येलो हाफ। आपकी कॉम्पिटिटर कौन है और वो उनसे क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? देखिए गौतम जी, इसमें अगर मैं कहूँ तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटर की आप बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे पास नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये लगता है कि चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है हमारे लिए। पर दूसरी तरफ देखते हैं तो चैलेंज एक बड़ा भी आता है। वो बड़ा आता है कि अनएथिकल बिजनेस, अनहेल्दी कंपटीशन को हम लोगों को फेस करना पड़ता है यहाँ पर। जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई नहीं है हमारा कंपटीटर, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई नहीं है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे कंपटीटर। तो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में मोनोपोली कह सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम अगर compete करते हैं या किसी के साथ चल रहे हैं तो वो एक ही ब्रांड है, एक दो ब्रांड है जिसको हम बोलेंगे, अदरवाइज कोई बड़ा ब्रांड नहीं है जो हमारा कंपटीटर है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कस्टमर अवेयरनेस इसके अंदर सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है। जब कस्टमर ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखता है और वहां पर साथ साथ साइमल्टेनियसली अनऑर्गेनाइज को देखता है, तो वो क्या होता है कि ट्रेडिशनल उस पर चला जाता है और उसको वहां पर मिसलीड कर दिया जाता है। अब उसको कॉस्ट तो वहां पर कम मिलती है पर क्वालिटी वो मिल नहीं पाती है, जिसके कारण उनको क्वालिटी ना मिल पाने से उनको प्रॉब्लम रहती है। पर फिर भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज होते हुए अनऑर्गेनाइज पे काफी अच्छा प्रभाव डाला हुआ है, पर चैलेंजेस फिर भी आते रहते हैं फेस टू फेस। क्या कारण है कि जो येलो मस्टर्ड ऑयल है उसकी ग्रोथ सेल में आपकी बहुत ज्यादा हुई जबकि दूसरों की नहीं? इसके अंदर क्या खास बात है जो कस्टमर इसको एक्सेप्ट करता है? देखिए, इसके पीछे भी कारण है। एक तो हमारी कॉन्टिन्यूस इसके पीछे वर्किंग करते रहना, पैकेजिंग के ऊपर, इसके रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट के ऊपर, इसकी क्वालिटी को सस्टेन रखने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम लोग अपने प्रोडक्शन प्लांट के अंदर इसकी क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए हर उस पैरामीटर को फॉलो करते हैं जो कि होना चाहिए, जिसके कारण कस्टमर को जब क्वालिटी कॉन्टिन्यूस सेम मिलेगी, वही क्वालिटी मिलेगी, तो कस्टमर डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करेगा। कस्टमर कब माइग्रेट होता है? जब उसको कंटिन्यू सेम क्वालिटी नहीं मिलती है, बट हम लोगों ने उस क्वालिटी को सस्टेन किया हुआ है। वो हमने अपने प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं, अपने पैरामीटर सेट्स हैं और उन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग काम करते हैं। जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये आप आउटसोर्स करते हैं या इन हाउस आप एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये सब हमारा इन हाउस एक्सट्रैक्शन है। हम लोगों का अपना ही प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर हम सीड को क्रश करते हैं, ऑयल निकालते हैं और उससे बाई प्रोडक्ट निकलता है उसका मस्टर्ड केक। ये हम निकालते हैं, इसको पैक करते हैं और अपने ब्रांड नेम से ही हम मार्केट में इसको बेचते हैं। अरे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था भाई,
ये जो येलो मस्टर्ड ऑयल वर्सेस जो ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है, इन दोनों के तेल, इसको कच्ची घानी बोलते हैं, पीली सरसों का तेल, मतलब हिंदी में ऐसे बात करें कि जो कच्ची घानी और पीली सरसों का तेल, तो इन दोनों में फर्क क्या है और पीली सरसों का तेल किस तरह से कच्ची घानी वाले तेल से बेहतर है? देखिए, दोनों ही मस्टर्ड ऑयल हैं, एक काली सरसों का है, एक पीली सरसों का है, दोनों बेहतर होते हैं, पर इसके अंदर पीली सरसों का ज़्यादा बेहतर होता है। अब आपने बेसिक चीज़ें पूछी कि इसको एक्सेप्ट होने के लिए क्या कारण इसके हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस का कारण सबसे बड़ा है इसका अरोमा। हम लोगों ने ईयर 2000 के अंदर, अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूँ, मस्टर्ड ऑयल का चलन कम हो गया था, क्योंकि इंडिया के अंदर पाम ऑयल और सोयाबीन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर की स्मेल नहीं होती, अरोमा नहीं होता। उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता था तो कोई भी इजीली खा लेता था, जो कि एक सबसे बड़ा उसका यूएसपी था। तो अब पीली सरसों के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अरोमा जस्ट सेम एज इट इज देसी घी के बराबर है। तो इसलिए इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा अच्छी है। इसका विस्कोसिटी कम है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, हार्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है ये ऑयल। पीली सरसों का जो ऑयल हम लोग निकाल रहे हैं ये बेसिकली मूफा रिच होता है। मूफा स्टैंड्स फॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। मूफा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। बैड जिसको हम बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल, उसको कम करता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे हार्ट की वर्किंग वो फास्ट होती है, अच्छी होती है। और इसको इसीलिए हार्ट हेल्दी ऑयल बोला जाता है, क्योंकि मूफा रिच होता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि WHO रिकमेंड करता है कि एवरीबॉडी शुड टेक द मूफा रिच ऑयल, जो मैंने आपको अभी बताया कि मूफा रिच ऑयल ही हर ह्यूमन बॉडी को खाना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कि हार्ट हेल्दी होता है। सचिन, ऑयल की बात चल रही, क्वेश्चन में दिमाग में आया, मुझे लगता है उसके बारे में आपको जरूर पता होगा जी। कई बार हमने देखा है कि जो यूएस में मस्टर्ड ऑयल जो मिलता है जी, तो उस पर लिखा है होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ऑन, ऐसा क्यों? देखिए, ये मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं, मैंने इस पे जितना स्टडी किया है, ये एक लॉबी ने इन कंट्रीज़ के अंदर 90s में, मतलब 1980s में कोई एक प्लान करके एक प्रोपागेंडा प्लान किया और उस प्रोपागेंडे के तहत इंडियन कमोडिटी को वहाँ पर बैन करा। उसका रीज़न है, इसके अंदर एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होता है यूरेसिक एसिड, जो कि मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है, अदर किसी ऑयल में नहीं होता है। तो उस प्रोपागेंडे में उन लोगों ने रैट पर इसकी रिसर्च की। रैट पर रिसर्च करने के बाद रैट में उसको हाई डोज दे करके इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट करने के बाद रैट के अंदर उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आए, जो कि उन्होंने बोला कि एज इट इज रैट और ह्यूमन बॉडी सेम तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, तो उन्होंने ह्यूमन बॉडी के लिए उसको बैन करा दिया। तो ये उसका मेजर ये रीजन जी। सचिन, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, 20 साल 22 साल पहले 1 करोड़ था, 100 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कहते हैं ना पापड़ बेलने, क्या क्या पापड़ बेले हैं? देखिए गौतम जी, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। आज मुझे देख करके बहुत सारे समाज के व्यक्ति वो कहते हैं कि आज इसने तो बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली है और बहुत अच्छे फेज पे बैठा है, पर उनको उनके पीछे का संघर्ष नहीं दिखाई देता है। जो संघर्ष हम लोगों ने पूरी फैमिली ने मिलकर किया है, वो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। हम लोगों ने रातों की नींदें भी छोड़ी हैं, दिन का चैन भी छोड़ा है, अपने बहुत सारे शौकों को भी मारा है। उस समय पर सिर्फ काम को तवज्जो दिया है हम लोगों ने, सिर्फ वर्क, और बहुत ही फोकस डेडिकेटेड होकर के अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम लोगों ने वर्किंग की है, काम किया। कितने घंटे काम करते थे गौतम जी? हम 18 घंटे काम करते थे, हमारी फैमिली, मेरे पिताजी भी, मेरे ब्रदर भी और मैं भी। और जब हम इतने घंटे काम करते थे, ऑब्वियसली माताजी तो खाली नहीं होंगी, वो भी हमारी उसके साथ ही थी, तो उन्होंने भी बहुत समय दिया है, बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। और अपने जीवन का बहुत बड़ा जो समय होता है, जो कि शायद हम कह सकते हैं कि ऐशो आराम वाला जो समय था, वो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने पति को दिया है। तो सबने मिलके, हमारी पूरी फैमिली ने मिलके ये अचीवमेंट ली है। ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, ये मेरे ब्रदर की, मेरे फादर की, मेरी मदर की और पूरी फैमिली की अचीवमेंट है। इवन अगर बात करूँ मेरी मैरिज के बाद, आज मेरी मैरिज को भी 15 साल हो गए हैं, तो मेरी वाइफ का भी, मेरे ब्रदर की वाइफ का भी बहुत अच्छा इसके अंदर रोल है। सचिन, जैसे आप कह रहे थे यहाँ तक आप
होती है, जब लोग बातें करते हैं कि लोग सफल हो गए हैं, लेकिन वो पीछे की मेहनत को नहीं देखते। यहाँ तक पहुँचने में आप आराम से तो नहीं आ गए होंगे, उसमें चैलेंजेस भी बड़े आए होंगे, बड़ी मुश्किलें भी आई होंगी। तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन 22 वर्षों में यहाँ पे पहुँचने के लिए? बहुत सारे फैक्टर्स थे। मुश्किलें तो धीरे धीरे आती रही, जाती रही, उनको फेस करते रहे। मुश्किलें सबसे पहले तो फेज में आई, हम लोगों को फाइनेंस की भी आई। अब उस इनिशियल स्टेज पे उतना फाइनेंस नहीं था कि अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको स्टेप ऑन कैसे किया जाए, बट फिर भी हिम्मत की और उसको धीरे 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 हम लोगों ने चेंज किया। एकदम तो कुछ भी चेंज नहीं होता है गौतम जी, तो धीरे 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 जैसे एनालाइज करते रहे, चेंज करते रहे, और फाइनेंस का भी फिर धीरे धीरे हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहा और हम करते रहे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था फाइनेंस का। उसके बाद चैलेंजेस आए तो मार्केट के आए, मार्केटिंग के आए, मार्केटिंग के अंदर चेंज होते हुए सिनेरियो के आए। हर 2 साल में 3 साल में हम देखते थे कि मार्केट में चेंजेस आते जा रहे हैं, तो उसको compete करने के लिए, सस्टेन रहने के लिए हम लोगों को अपने अंदर चेंजेस करना, पैकेजिंग को चेंज करना, हर चीज़ पे वर्क करना पीछे, वो सब हम लोगों ने टाइम टू टाइम किया है। ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद एक लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया जहाँ पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा सेटबैक भी लगा। ये 2012 के अंदर हम लोगों का पूरा सेटअप उसमें फायर हो गया था, तो वी वर ऑन जीरो लेवल ऑन दैट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, बदल गई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद गोडाउन, वो सब फायर्ड हो गया था और एग्जैक्टली ईच एंड एवरीथिंग वी वर ऑन जीरो लेवल। उसका तो इंश्योरेंस होगा, उसको नहीं क्या होता? नहीं गौतम जी, उस समय इतना हम लोगों के अंदर नहीं था और बिजनेस सेंस नहीं थी कि वो सब हम लोगों ने उतना वो किया होता। शायद किया होता तो कुछ हमें मिल गया होता, बट उस समय बहुत बड़ा सेटबैक लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं फिर गौतम जी, हम लोगों की फैमिली वो सब एकजुट रही, हम लोगों के रिलेटिव्स, हम लोगों के फ्रेंड सर्कल, उन लोगों का बहुत ही मॉरल सपोर्ट रहा, फिजिकल सपोर्ट भी रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहा, जिसके कारण हम दोबारा से बूस्टअप हो पाए। उस पेज को हम लोगों को कैसे झेल पाते, उस समय हमारे पास झेल पाने की कोई ताकत नहीं थी। वो सब लोगों ने मिलके हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट दिया, फिजिकल सपोर्ट दिया, मेंटल सपोर्ट दिया, उन लोगों ने हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो उसके बाद हम लोग दोबारा से रिवाइव कर पाए। सचिन, 2002 में आपने ग्रेजुएशन करी थी। ग्रेजुएशन करके आपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया और 1 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचा दिया। मेरा यहाँ पे ये सोचना है या पूछना है कि जब आपने ग्रेजुएशन करी थी तो आपके बैच पे बड़े सारे बच्चे होंगे, सहपाठी होंगे, तो क्या उस समय क्या डिस्कशन होते थे कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने क्या करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब को प्रेफर कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो क्या आपने जॉब की नहीं सोची कि मुझे जॉब करना है ग्रेजुएशन करके, मैं किसी एमएनसी में काम करूंगा या बाहर चला जाऊंगा या कोई और बड़ा काम करूंगा, नौकरी करूंगा, पिताजी की तो दुकान है उसमें मैं क्या बैठूंगा, क्या काम करूंगा, ऐसा थॉट आया? देखिए गौतम जी, ये बात है 1999 की, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एडमिशन मिला था ASBT में, ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, और मैं उस समय पर कंप्यूटर का हायर डिप्लोमा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर चुका था और मेरी ग्रेजुएशन भी BSc IT से ही है, तो मेरा सेम फील्ड था। तो मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे एडमिशन मिला तो वहाँ पर मैंने सब तैयारियाँ की जाने के लिए, माइग्रेट होने के लिए, क्योंकि स्टडीज़ के लिए ऑब्वियसली जाना पड़ता, हायर स्टडीज़ के लिए। तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरा बैच स्टार्ट होना था ये 2000 के अंदर फरवरी 12 को जी, और उन दिनों मैं मैच्योर होने में अप्रॉक्सीमेट 20 दिन कम था। मैच्योर यानी कि 18 ऑफिशियल? यस, ऑफिशियली। सो आई नीड द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और एनी गार्जियन इन द ऑस्ट्रेलिया ऑन दैट टाइम, बट मुझे नहीं मिल पाया। बहुत कोशिश की मैंने, काफ़ी भागा दौड़ी की, काफ़ी एफर्ट्स किए, बट आई डिडंट गेट दैट। एट दैट टाइम आई टीयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडीज़ एंड आई एक्सट्रीमली मैं क्या बोलूँ आपको कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं कभी अब इसके बाद स्टडीज़ नहीं करूँगा और मैं सिर्फ अपना बिजनेस करूँगा और अपने डैडी के बिजनेस को ही टेक ओवर करूँगा। मैंने उसके बाद अपना चैलेंजेस एक्सेप्ट किया और
अपने डैडी के साथ बिजनेस में मैंने कदम रखा। तो उससे पहले मैंने स्टडीज़ के लिए भी मैंने कभी नौकरी के लिए कभी नहीं सोचा था कि मैं सर्विस करूँगा। हाँ, स्टडीज़ हायर करनी है वो एक माइंड में था, बट सर्विस करने का कभी माइंड में नहीं था। सर्विस करने का कभी माइंड में नहीं था। आपने जब ग्रेजुएशन की तो उस बैच में लास्ट में कितने बच्चे थे? अप्रॉक्सीमेट 38 to 40 अप्रॉक्सीमेट, 40 अप्रॉक्सीमेटली। तो 40 में से कितने लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं और कितने जॉब कर रहे हैं, और क्या आप कनेक्टेड हैं उन सबसे? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। गौतम जी, 40 बच्चों में से लगभग 25 बच्चों से तो मैं आज भी अटैच्ड हूँ। Okay. तो हम लोग क्लासमेट हैं और कभी कभी मिलते भी हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स लिस्ट में हैं और वैसे भी मिलते रहते हैं हम समाज में। तो मैं बताऊं तो टोटल 40 में से हम लोगों में से सिर्फ 10 ही बिजनेस कर रहे हैं, बाकी रेस्ट जितने भी थे वो सब सर्विसेज में हैं। सब सर्विसेज जी। ये जो सर्विस वर्सेस बिजनेस, यानी कि अधिकतम लोगों का माइंडसेट नौकरी करने के लिए क्यों होता है, इसके विषय में कभी आपने सोचा? कभी दोस्तों से, यारों से चर्चा हुई हो, किसी कंक्लूजन पे आप पहुंचे हों? सिंपल, सबसे बड़ा एक मेरा कंक्लूजन है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी हायर नहीं होती वो सर्विस करता है, और जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो बिजनेस करता है। ये मेरा अपना मानना है। और जैसा कि मैंने किया, मेरे अंदर एक जज्बा था कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरे अंदर थी, और टिल नाउ आई एम ए बिग रिस्क टेकर। आज भी मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ बिजनेस के लिए। तो मेरा तो मानना ये है यानी कि जो लोग आराम का जीवन पसंद करते हैं वो सर्विस वो नौकरी में जाते हैं। exactly. और जो चैलेंजेस पसंद करते हैं, वो मुश्किलों का सामना, तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जी। वो बिजनेस में आते हैं। Exactly, अच्छी बात है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही मानना है। मैं आपके मानने को इंडोर्स करता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जी। किसी ना किसी को देख के उसके जैसा बनने की उसके अंदर चाहत होती है जी। कोई बिल गेट्स को मानता है, तो कोई स्टीव जॉब को मानता है, तो कोई किसी को मानता है। तो आपके अंदर ऐसा किस व्यक्ति को आपने देखा कि मुझे इनकी तरह बनना है या इनकी तरह मुझे सफल होना है? कौन है वो? तो सर, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरीके से रोल मॉडल। एक तो फिजिकल लाइफ में जो आपके साथ हैं, उनको देख करके आपको इंस्पिरेशन आती है और आप उनको रोल मॉडल, एज ए रोल मॉडल फॉलो करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ में है। बिल्कुल। एक होता है वर्चुअल, जिसको कि आप बुक्स में देखते हैं, हाँ, जैसे का बिल गेट्स या किसी की भी नाम लिया है। एग्जैक्टली। तो मैं बताऊं तो फिजिकल लाइफ में मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं मिस्टर दीपक सिंघल जी। मेरे मामा जी, मेरे रियल मामा जी हैं दीपक सिंघल जी, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ के अंदर, और उनकी पूरी लाइफ का ब्यौरा मेरे पास है। मैं सब जानता हूँ उनके बारे में, बहुत कुछ जो मैंने देखा है, बहुत कुछ जो मैंने देखा है, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, मेरी मदर ने बताया, मेरे मामा जी ने बताया, और सबसे जो मुझे पता लगा और मैंने जो देखा भी है उनके साथ। तो मेरे रोल मॉडल मिस्टर दीपक सिंघल जी हैं। उन्होंने किस तरह संघर्ष करके अपने नेगेटिव समय के अंदर, और आज जहाँ पर वो आकर के खड़े हैं, उन्होंने कैसे संघर्ष से उस समय को पॉजिटिव में बदला, और आज यहाँ पर वो खड़े हैं जी। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो वो मेरे एक बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं। वो बहुत कुछ सीखा है मैंने, टाइम टू टाइम उनसे बहुत सीखता आया हूँ मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सीख के आता हूँ। जब भी मिलता हूँ मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। उनका बहुत स्नेह है मुझ पर, बहुत प्यार करते हैं मुझे, और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है मेरे साथ। वो हर तरीके से मेरे साथ रहे हैं हमेशा आज तक लाइफ में, और मुझे लगता है डेफिनेटली जो आपके साथ में होते हैं उनसे हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि जो वर्चुअल जैसे आपने कहा उनके बारे में तो हम पढ़ के ही वो हमारे रोल मॉडल। तो ऐसे भी कोई रोल मॉडल है जिसको आप देख के, पढ़ के, सुन के इंस्पायर हुए हैं? जी, मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मुझे रतन टाटा जी सबसे, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, वो भी मेरे एक रोल मॉडल है। वो वर्चुअल रोल मॉडल रतन टाटा जी। रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी में ऐसी क्या अच्छाई या क्या खूबी या क्या देखा जिसकी वजह से आपने रतन टाटा को रोल मॉडल बनाया? सबसे पहला तो देखा कि रतन टाटा जी एथिकल बिजनेस करते। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी उनके अंदर, एथिकल बिजनेस लगी। दूसरा मुझे लगी कि वो जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर जो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनका पूरा स्टाफ है, उनके वेंडर्स हैं, जो भी कोई है, वो उसको सब परिवार की तरह रखते हैं।
और सेम मैं भी ऐसा ही रखना चाहता हूँ। कोशिश अपनी तरफ से जितना होता है मैक्सिमम मैं वही करता हूँ। मैं भी अपने स्टाफ को, अपने कोलिग्स हो, अपने चैनल पार्टनर्स को, सबको मैं एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करता हूँ और ऐसे ही आगे ले जाना चाहता हूँ। सचिन, आप यंग हैं जी, और ये प्रोग्राम बड़े यंग एंटरप्रेन्योर्स भी देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, इस तरह के लोग देखते हैं। तो आप ऐसे युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वह अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी करें, चाहे वह बिजनेस करें, तो कितने घंटे की उनको मेहनत करनी चाहिए, कितना घंटे काम में देना चाहिए? देखिए गौतम जी, ये डिपेंड करता है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपके लिए अलग रहेगा, अगर आप बिज़नेस में हैं तो अलग रहेगा। बट इसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि एथिकल होना इंसान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा पायदान है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो एथिकल है। आपको एथिकल रहना पड़ेगा, चाहे आप सर्विस में हैं या आप बिज़नेस में हैं। तो मेरा मानना है एथिकल रहना। उसके बाद आता है आपकी रिस्क। जैसे अगर बिज़नेस की बात करते हैं, आपने पूछा कितने घंटे काम करना है, तो आज अगर हम पिछले समय को देखें और आज देखें तो समय बहुत चेंज हो गया है। आज का समय बोलता है डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। स्मार्ट वर्क की वर्थ ज़्यादा है और ऑब्वियसली है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और साइंस का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो इन सब को देखते हुए अगर हम अपने आप को समय अनुसार अगर बदल लेते हैं तो हम लोग मार्केट में सस्टेन करने लायक रह जाते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। और बिज़नेस को करने के लिए तो रिस्क आपको अगर लेते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी जितनी हायर होगी, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। तो यू शुड बी रिस्क लेना चाहिए और डिपेंड करता है, जो हमने पहले बात करी थी, आपको कैसा जीवन पसंद है। यानी कि अगर चैलेंजेस लेने पसंद हैं, तूफानों से टकराना पसंद है, तो बिजनेस में आइए, और आराम का जीवन जीना है तो सर्विस में जाइए। सचिन, कोई भी काम करने के लिए जब हम काम करते हैं डिसीजन लेना पड़ता है। जी, बिना डिसीजन के हम कर ही नहीं पाते हैं। हमें अगर मूवी भी देखने जानी है तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि मूवी देखने जाना है। बिल्कुल, ऐसा तो हो नहीं सकता बिना डिसीजन लिए हम निकल पड़ेंगे। जी, तो डिसीजन की हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में या जॉब में, और डिसीजन लेने में किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई बार कुछ लोग आप देखते होंगे डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगाते हैं। जी, सोच रहा हूँ भाई, अगर किसी चीज को सोचना है तो कितना सोचना है? गौतम जी, ये भी डिपेंड करता है उस इंसान के वर्किंग स्टाइल पे कि उसका वर्किंग स्टाइल क्या है। नहीं, हमने कहा हम किसी व्यक्ति की वर्किंग स्टाइल पे नहीं बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, होना क्या चाहिए। डिसीजन लेना, देखिए, अब अगर मैं इसको क्लियरली बोलूँ, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो डिसीजन लेना उसके वर्किंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर ऑफ वर्क में इंडल्ज है। उसका रीज़न है क्योंकि मान लीजिए मैं जिस बिज़नेस में हूँ, बहुत सारे डिसीज़न ऐसे होते हैं वो आपको सेम टाइम लेने पड़ते हैं। आपके पास बहुत कम टाइम होता है, जिसको आप अवॉइड करेंगे तो फिर बैक है, और अगर कैरी फॉरवर्ड है तो वो स्ट्रेट है। तो डिसीज़न लेने के भी आप फेजेस अलग अलग होते हैं। डिसीज़न बड़े हैं या डिसीज़न छोटे हैं। अगर आपको ड्रास्टिक चेंज चाहिए तो डिसीज़न, छोटे छोटे डिसीज़न तो आपको लेने ही पड़ेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा जल्दी करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा देर भी करनी चाहिए। आपको एनालाइज प्रॉपर करना चाहिए। प्रॉपर एनालाइज करने के बाद आपको डिसीज़न ले लेना चाहिए, क्योंकि डिसीज़न लेने का अर्थ है एग्जीक्यूशन। अगर आप अपने बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। अगर रिजल्ट लेना है तो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो डिसीज़न लेना बहुत मायने रखता है, पर डिसीज़न को थोड़ा एनालाइज करके ही लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा अपना मानना है कि डिसीज़न लीजिए पर एनालाइज कीजिए, फिर डिसीज़न लीजिए। एनालाइज कीजिए और जल्दी एनालाइज करिए। जी, और एनालाइज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी। जी सचिन, आप यंग हैं, बार बार कहना पड़ रहा है यंग हैं। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक जितने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं ज़्यादातर 60+ हैं, एटलीस्ट 55+ तो हैं ही। तो सचिन, यंगस्टर्स को गुस्सा बहुत आता है आजकल। जी, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बातों पे, किसी भी बात पे कभी भी गुस्सा हो जाते हैं। आपको किन बातों पर गुस्सा आता है? मुझे किन बातों पर गुस्सा आता है? मुझे सिर्फ झूठी बातों पे गुस्सा आता है।
गलत बातों पे गुस्सा आता है, अनएथिकल बातों पे गुस्सा आता है। और बहुत समय ऐसा है कि अगर आज ये सक्सेस है मेरे पास, जितनी भी है, जहाँ भी हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ पेशेंस लेकर के ही आना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जहाँ पर गुस्से को हम लोगों को खा जाना पड़ता है, पी जाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, जानते हुए भी कि ये गलत है, गलत को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद बिना पेशेंस के यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो पेशेंस का आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सचिन एक सौम्य व्यक्ति है या गुस्से वाले व्यक्ति हैं? लोग क्या कहते हैं आपके विषय में? अब समाज के अंदर भी अलग अलग धारणाएं हैं मेरे बारे में। जो मुझे डीपली जानते हैं तो वो कहते हैं कि सभ्य पुरुष है, और जो अच्छे से नहीं जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि सभ्य तो है पर कभी कभी गलत बातों पे टेम्पर लूज कर देते हैं। आपके गुस्से का शिकार हो जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब अनएथिकल कोई चीज़ होती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ। ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को थोड़े समय के लिए सही स्किप कर दें, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है? लाइक मूवी, क्रिकेट, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी, ऐसा क्या, या कुछ और? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने आज तक सोते जागते कभी किसी समय में बिजनेस को स्किप ही नहीं किया है। मैं अगर किसी भी सिचुएशन में हूं तो बिज़नेस तो मेरे साथ चलता है, मैं स्किप कर ही नहीं पाता हूं। मैंने ट्राई किया, मैं बच्चों के साथ मूवी देखने गया हूं, अब मूवी देखते देखते भी अगर कोई कॉल आ गया तो मैंने कभी ये किया ही नहीं कि मैं कॉल नहीं अटेंड करूं। तो बिज़नेस तो छूट ही नहीं पाता है गौतम जी। कुछ भी ऐसा आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा आ जाए कि जिसके सामने मुझे बिज़नेस को एक बार छोड़ना, मतलब स्किप करना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फेज़ है मेरे सामने। ऐसा कोई फेज़ नहीं, ऐसा कोई फेज़ मुझे नहीं लगता है। तो क्या आपको लगता है यही कारण है कि जो आपने 100 टाइम्स ग्रोथ अचीव करी है, ये बड़ा कारण है? ये हो सकता है, इसका एक ही कारण भी हो सकता है कि मैंने इतनी एकाग्रता से, इतने फोकस होते हुए बिज़नेस को किया है कि शायद बिज़नेस के अलावा मुझे प्रेफरेंस किसी चीज़ की नहीं रही है। सो बिज़नेस आपका पैशन है? जी, काम पैशन है। मेरा काम मेरा पैशन है, और मैं इस पैशन को, गौतम जी, मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता। मेरे अंदर सबसे एक बड़ी जो कमी कह सकता हूँ मैं कि लोग बाग अपना एकांत स्पेंड करते हैं। लोगों के पास एकांत स्पेंड करने के लिए कुछ समय होता है, बट मैं नहीं जानता कि मैंने अपना एकांत अपने लिए स्पेंड किया हो कभी, सिर्फ बिजनेस के लिए। मेरा माइंड जब भी चलता है, मैं नहाता हूँ तो बिजनेस रहता है माइंड में, मैं खाता हूँ तो माइंड में बिजनेस रहता है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बिजनेस माइंड में है, मैं मूवी देख रहा हूँ तो मेरे माइंड में बिजनेस है। तो मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। सोशल मीडिया पे कितना समय लगाते हैं? सोशल मीडिया पे मैं समय लगाता हूँ अपनी ही अप्रोच को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की अप्रोच को बढ़ाने के लिए। जैसे हम बात करें व्हाट्सएप पे, बात करें फेसबुक पे, तो सिर्फ इसमें समय जितना भी मैं दे पाता हूँ वो देता हूँ मैं अपनी पोस्ट को पोस्ट करने के लिए, अपने लोगों की प्रोफाइल पे जाके उनकी पोस्ट देखने नहीं, वो मेरा कोई पैशन नहीं रहता। मैं बहुत कम, ऐसा नाराज़ भी रहते हैं लोग मुझसे कि वो सब तो मेरी पोस्ट पे लाइक्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं, और मैं नहीं कर पाता हूँ। ये शिकायत लोगों की बड़ी ज़ोरों से है मेरे से। और हाँ, कभी कभी होता है कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट करते समय कोई आ गया तो मैंने उस समय लाइक किया, कमेंट किया, वो हो सकता है, बट इंटेंशनली मैंने कभी सर्च किया और उसको पोस्ट किया या उसको नेट सफरिंग की, तो ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ। राइट। तो दोस्तों, जो सचिन अभी ने बताया, सचिन ने, कि भाई इनके आगे कुछ भी आ जाए लेकिन ये बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। और यही कारण है कि आज अगर आप इनकी जो ग्रोथ 1 CR to 100 CR देख रहे हैं, जो मुझे लगा वो सबसे बड़ा यही कारण है। यानी कि यदि आपने कोई भी काम करना है जीवन में सफल होने के लिए, तो जिस काम को कर रहे हैं उसी में पिल जाइए। 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे। समय मत देखिए, घड़ी मत देखिए कि मैंने इतना काम कर लिया है। जब वो काम आपका एकम्प्लिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब आप सुस्ता सकते हैं थोड़ा और नए गोल की तरफ चल सकते हैं। यही बात है सचिन? एग्जैक्टली। सचिन,
आपने ये तो बता दिया था कि आपके नेक्स्ट 5 ईयर का क्या गोल है जी। ठीक है। अभी आप चूँकि बड़े यंग हैं, यानी कि 41 हैं और 46 में, और आपने कहा था कि मैं उससे पहले ही करने का प्रयास करूँगा 1000 Definitely. करोड़। तो हमारे इंडिया में 60 ईयर्स जो है रिटायरमेंट एज कही जाती है। तो अगर मैं रिटायरमेंट एज तक की बात करूं तो आप अपने इस शहरी ग्रुप को कहाँ देखते हैं? क्या उस वक्त टर्नओवर होगी, क्या रेवेन्यू होगा? ऐसा कोई आपने मन में सोचा हुआ है, फिगर ली हुई है कि मैं रिटायर, मतलब मुझे एक तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं होता है, आखिरी सांस तक नहीं होता है, और आप जैसा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं उस एज की बात कर रहा हूँ कि 60 ईयर्स की एज, यानी कि आज से लगभग 20 साल बाद, 19 साल बाद कहाँ देखते हैं? गौतम जी, मैं आपको क्लियर बताऊं तो मैं अपने आप की अपनी सक्सेस को कभी भी नंबर से नहीं आंकता, कभी भी नंबर से नहीं आंकता। हाँ, नंबर्स बहुत वैल्यू रखते हैं, आज सक्सेस का जो पैरामीटर है वो नंबर्स ज़रूर है, पर मेरे लिए सिर्फ नंबर सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। मुझे अपने इस ग्रुप को इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ तक भी मैं ले जा पाऊँगा, ले जाने की चाहत रखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं वहाँ तक अपने इस नाम को लेके जाऊँगा कि जहाँ पर लोग इस नाम को जाने। किस नाम से जाने? कि एथिकल बिजनेस करने के लिए एफएमसीजी के अंदर या हमारे ऑयल सेक्टर के अंदर मेरी एक पहचान होगी, इस कंपनी की एक पहचान होगी। मेरा वहाँ तक जाने का विज़न है। मेरा नंबर्स को लेकर के कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है। नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ होगा, 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ होगा, वो हो सकता है। वो तो आपने इतनी बड़ी बात कर दी जी, तो नंबर तो उसी के अंदर समाहित हो गए। एग्जैक्टली गौतम जी, आपने कहा कि विश्व में, तो अभी एट प्रेजेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कौन सी कंट्रीज में? देखिए, अभी गौतम जी हम लोगों ने एक्सपोर्ट के अंदर कदम रखा है, और एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने अभी यूएई के अंदर हम लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। अभी हमारा ग्राफ बहुत, रेवेन्यू वहाँ से बहुत थोड़ा है, बट इसको बहुत जल्दी हम लोग मल्टीपल करने वाले हैं। हमारा फोकस जो है वो टोटली एक्सपोर्ट पर है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें अब जो भी पोटेंशियल बाकी है उसको तो हम अपना एफर्ट लगाएंगे और वो करेंगे। वी विल अचीव इट एंड बी सस्टेन इन इंडियन मार्केट ऑल्सो ऑलवेज। बट उसके बाद जितना भी पोटेंशियल है वो सारा पोटेंशियल हम लोग अब्रॉड लगाएंगे। हमारा जो अपना, तो मेजर कंट्रीज कौन कौन सी जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं? सर, मेजर कंट्रीज तो पैन वर्ल्ड मेरे लिए ओपन है अभी एट प्रेजेंट। सर हम पूरा यूएई है, पूरा गल्फ कंट्रीज हैं, जहाँ पर कि हमने सर्वे किया है, एनालाइज किया है। हमें लगता है कि हमारे इस प्रोडक्ट की वहाँ पर बहुत अच्छी वर्थ है, और वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो हम लोग गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, यूएई के अंदर, एडजर्निंग टू दैट बहुत सारी और अदर कंट्रीज हैं। ये कंट्री से शुरू करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसा समय होगा उस तरीके से हम लोग। सचिन, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भी आप विज़न लेके चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके लिए कहते हैं ना सांसों में, नसों में बिजनेस ही है, चल रहा है, कि सोते जागते उठते बिजनेस के बारे में ख्याल करता है कि अब मेरा माल वहाँ उस मार्केट में पहुँचाना है, अब यहाँ पहुँचाना है, अब ये प्रोडक्ट ऐड करने हैं, यही सब सोचता रहता है। वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को पा ही लेता है, अचीव कर ही लेता है। और मैं समझता हूँ आप भी चीज़ों को अचीव करेंगे, और अभी तक किया है, ट्रैक रिकॉर्ड आपका ये कहता है, तो आने वाला समय भी आपको वो सब चीज़ें देगा जो आप चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ सचिन के मित्तल, शहरी ग्रुप के चेयरमैन। और आपने देखा कि कैसे इन्होंने 1 CR की कंपनी को, या 1 CR की दुकान को, टर्नओवर की दुकान को आज 100 करोड़ के ग्रुप में बदल दिया है। और वह सिर्फ ऐसे हुआ है कि इन्होंने दिन रात सोते जागते सिर्फ बिजनेस के प्रति ही सोचा है। अपनी खुशियाँ, अपने शौक, अपने पार्टी टाइम सबको कुर्बान कर दिया है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तभी वह इस तरह के रिजल्ट को अचीव करता है। अगर हम 2 नावों के ऊपर सवार नहीं हो सकते, हम लाइफ को पूरी तरह से पहले एंजॉय भी करते रहें, मी टाइम जो आजकल एक चलता है ना, मी टाइम चाहिए, ज़रूर चाहिए, लेकिन वो हमारी अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए, अपने माइंड को नॉरिश करने के लिए होना चाहिए, ना कि
गंदगी भरने के लिए होना चाहिए दिमाग में, कि अगर आप रील देख रहे हैं, आप दोस्तों के साथ फालतू की गपशप कर रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जीवन में आपको सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो आप डिसाइड करिए आपको क्या काम करना है और उस काम के पीछे लग जाइए। कोई वजह ही नहीं है दोस्तों कि आप उस रिज़ल्ट को अचीव ना कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते।